इस श्रृंखला या सीरीज में हम लोग एनवायरनमेंट एवं इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जिसका फोकस है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और किसी भी परीक्षा में जो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं उनको ये समाहित कर लेगा। इसमें मुख्य रूप से 7 से 8 चैप्टर आते हैं। उसमें जो पहला चैप्टर होता है वो पर्यावरण और सतत विकास का होता है, यानी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है। दूसरा चैप्टर इकोलॉजी का या पारिस्थितिकी का होता है। तीसरा चैप्टर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी या ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरितगृह प्रभाव का होता है। उसी में क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन या ओजोन परत क्षरण ओजोन डिप्लीशन ओजोन लेयर डिप्लीशन का होता है। उसके अलावा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में होता है, वन और वन्य जीवों के बारे में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में होता है, सेंचुरीज के बारे में होता है यानी अभयारण्यों और जैव मंडल रिजर्व के बारे में होता है। ऊर्जा और ऊर्जा संसाधन के बारे में होता है। और अंतिम तौर पे अंतिम रूप में प्रदूषण और जो जैव उपचार तकनीक है, बायो रेमेडी टेक्नोलॉजीज हैं, पोल्यूशंस हैं, उसके बारे में होता है। और फिर अंत में समाहार के तौर में मिसलेनियस विविध भी इसमें समाहित किया जाता है। तो इस श्रृंखला में जो पहला चैप्टर या पहला अध्याय हो सकता है वो है पर्यावरण एवं सतत विकास। अब पर्यावरण और सतत विकास में पर्यावरण का क्या आशय है? जो पर्यावरण है पर्यावरण का मतलब है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, लिटरल मीनिंग की बात करें, तो ये दो शब्द इसमें से बन रहा है, परि और आवरण। जो परि है, परि और आवरण। परि मतलब होता है एनवायरनमेंट, परि मतलब होता है घिरा हुआ, किसी को घेरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। और आवरण मतलब जो आवरण है, यानी कोई एक चीज़ है, कोई एक वस्तु है, कोई एक मैटर है, वो अपने चारों ओर से किससे घिरी हुई है, जिससे घिरी हुई है वही है पर्यावरण। तो इसका मतलब हो गया, शाब्दिक मतलब देखें तो चारों ओर से घिरा हुआ या चारों ओर से घिरा हुआ। अब अगर इसको परिभाषा रूप में समझे, सामान्य रूप में, तो जो भी जीवित प्राणी हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, उन प्राणियों के चारों ओर जो भी चीज पाए जा रहे हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्रकृति हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, इन सब को हम इसका पर्यावरण कहेंगे। या ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिए कोई कक्षा है, कोई क्लास है, उस क्लास में मान लीजिए 50 एस्पिरेंट्स या बच्चे हैं, और जो 50 बच्चे हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इनकी संख्या इस तरह से है, और कोई पर्टिकुलर इस बच्चे की बात करे और कोई इससे कहे इसका पर्यावरण क्या है, तो इसको छोड़कर उसके चारों तरफ जो भी लोग हैं वो सब के सब पर्यावरण है। अब बात करते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है पर्यावरण का। तो पर्यावरण का अभिप्राय या मीनिंग ये है कि चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो,
चाहे पौधे हों, पशु हों या भौतिक, जैविक या सांस्कृतिक पर्यावरण हो, उन सब की जो अंतः क्रिया है, उसकी जो व्यवस्था है, वो पर्यावरण है। यानी भूमि, जल, वायु, जीव जंतु, भौतिक स्थितियां, भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण और जो सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक तत्व है, उनका आपस में जो अंतःक्रियात्मक व्यवस्था है, वो भी पर्यावरण है। उसका ये अभिप्राय हो सकता है। यानी पर्यावरण बनता किससे है, इसके कंपोनेंट क्या है? तो जो पर्यावरण के घटक या जो कंपोनेंट्स हैं, वो जैव है, अजैव है, ये जो घटक है बायोटिक और अबायोटिक, जो ये भू आकृतिक घटक है, ये इसके कंपोनेंट है। यानी पर्यावरण के घटक में या तो प्राकृतिक घटक है या मानव निर्मित घटक है। अब प्राकृतिक जो घटक है, उसमें हम बायोस्फीयर को शामिल कर लें, जहां जहां जीवन है, जैव मंडल को शामिल कर लें, और जैव मंडल जो है उसमें स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है और वायुमंडल भी है। तीनों मंडल है। और जो मानव निर्मित है, उसमें जो मानव ने बनाई, जो भी बिल्डिंग्स बनाई, जो भी इमारतें बनाई, जो भी पार्क बनाए, जो पुल बनाए, ब्रिजेस बनाए, जो रोड्स बनाई, जो इंडस्ट्री खड़ा करी, जो भी मोन्यूमेंट्स बनाए या जो इसका भी निर्माण किया, वो सब मानव निर्मित पर्यावरण है। और मानव जो है, मानव से परिवार बना, एक व्यक्ति से परिवार बना। परिवार का जब विकास हुआ तो वो समुदाय एक कम्युनिटी में डेवलप हो गया। फिर उसी में धर्म का विकास हुआ। फिर उसकी शैक्षिक या शैक्षणिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति बदली। तो ये हो गया पर्यावरण का घटक। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसमें हमने जैव मंडल की बात की और उसके अंदर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की बात की, तो जैव मंडल का मतलब यह है जो भी जीवित वस्तुएं हैं, चाहे वो पादप हैं, चाहे जीव जंतु हैं, उन जहां जहां रहते हैं वो जैव मंडल हो गया। स्थल मंडल का मतलब है
पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटी हैं, ये स्थल मंडल हो गया। जल मंडल जो हो गया, जो यहाँ पे जल पाया जाता है, नदी है, पोखर हैं, झील है, समुद्र है। वायुमंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब हो गए आपके वायुमंडल। अब इसमें एग्जाम्स में कुछ कुछ प्रश्न पूछे हैं, जैसे पर्यावरण अपकर्ष पूछा है। तो पर्यावरण अपकर्ष का मतलब है उत्कर्ष का यह विलोम है, यानी पर्यावरण जो गुण हैं उनका पूर्ण रूप से कम हो जाना, और ये जो कमी हो रही है वो मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रही है, जिससे जो पारिस्थितिकी भिन्नता है या जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वो आ जा रहा है या बढ़ जा रहा है। अब इसके आगे चलते हैं। अब पर्यावरण के मुख्य अंग की बात करते हैं। तो जो मुख्य अंग है वो या तो बायोटिक है या तो एबायोटिक है। पार्ट्स की बात कर रहे हैं, या तो वह अजैविक है या वो जैविक है। जो अजैविक है उसको फिजिकल भी बोल सकते हैं, भौतिक पर्यावरण भी बोल सकते हैं, और जैविक को इंग्लिश में बायोटिक बोलते हैं। ये एबायोटिक है। तो बायोटिक में तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीवन जहां पर भी है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो सब जो है बायोटिक में आ गए। एबायोटिक में स्थल हो गया, जल हो गया और वायु हो गई। अब बात करते हैं प्रभाव की, यानी पर्यावरण पर जो मानव का प्रभाव पड़ रहा है या मानव पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात करते हैं। प्रभाव को भी दो तरह से दे सकते हैं, या तो हम देख सकते हैं डायरेक्टली या फिर हम देख सकते हैं इनडायरेक्टली। या तो अपनी आंखों के सामने देखें, प्रत्यक्ष देखें, या परोक्ष देखें। तो जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो है, सबसे पहला प्रभाव वो है तेजी से बढ़ता शहरीकरण। शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांव शहरों में विकसित हो रहे हैं, जो छोटे शहर है वो बड़े शहर बन रहे हैं। औद्योगिकीकरण हो रहा है, तकनीकी प्रगति हो रही है, आधुनिक कृषि विकसित हो रही है। ये तो पर्यावरण पर मानव प्रभाव डाल रहा है प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है डालता है? अब जहां औद्योगिकरण हो रहा है वहां पे उसका वेस्ट निकल रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट पैदा हो रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप कृषि रसायनों का प्रयोग हो रहा है, आधुनिक कृषि के परिणाम स्वरूप। औद्योगिकरण या तकनीकी प्रगति के कारण भारी धातुएं जो है वो उनका विमोचन हो रहा है,
और जो ग्रीन हाउस गैस है उसके कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही है। मुख्य तौर पे देखें तो प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव ये हो सकते हैं। तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट या इफेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है। पहला तो डायरेक्ट में शहरीकरण, जो तेजी से जो शहरीकरण है, जो तीव्र शहरीकरण है। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो आधुनिक कृषि है, उसका विकास मानव ने किया है, और जो तकनीकी प्रगति है, तकनीक में जो हम विकसित हुए हैं वो भी मानव ने किया है, पर्यावरण पर प्रभाव डाला है। इसका जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है जो हमको नहीं दिख रहा है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक जो अपशिष्ट है। दूसरा जो प्रभाव है वो जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके सांद्रण या कंसंट्रेशन में काफ़ी इजाफा या वृद्धि हो रही है। तीसरा जो है आधुनिक कृषि से हम जो केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कृषि जो रसायन हैं उनका जो प्रयोग हो रहा है। और चौथा जो हैवी मेटल्स हैं, जो भारी धातुएं हैं, उनका जो विमोचन हो रहा है। ये कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में बना था। उस अधिनियम में ये कहा गया कि पर्यावरण क्या है, यानी पर्यावरण की परिभाषा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दी गई। वो कहता है कि किसी जीव के चारों तरफ घिरा भौतिक एवं अजैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया ही पर्यावरण है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का या 48A है, वहां पर भी कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों के रक्षण करने का प्रयास करेगा। तो पर्यावरण के बारे में जो संरक्षण अधिनियम है बहुत महत्वपूर्ण, 1986 भी बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A भी पर्यावरण के बारे में बात करता है। पर्यावरण संबंधित एक बुक बहुत फेमस हुई जिसका नाम है ग्रीन डेवलपमेंट। और इस बुक को पीसीएस में, खास तौर पे यूपी पीसीएस में और अन्य पीसीएस में बहुत पूछा गया, जिसके लेखक हैं W.M. एडम्स।
ये भी ध्यान हमको रखना चाहिए। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये हम जानते ही हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा क्या है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण वो होता है जब जो पर्यावरण है प्राकृतिक पर्यावरण है, उस पर्यावरण में बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए, वो पर्यावरण बदल जाए और बदलाव प्राकृतिक तौर पे ना हो करके मानवीय हो, मानवीय कारक उसमें शामिल हो, मानवीय कारक उसमें शामिल हो या मानवीय एक्टिविटीज़, मानवीय गतिविधियाँ उसमें शामिल हो, तब जो ये परिवर्तित पर्यावरण है, जो ये चेंज बदलने के बाद जो पर्यावरण बनेगा, उसी को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। एक ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी तक नहीं आया लेकिन ये आने की पूरी संभावना है। पर्यावरण के रूप के ऊपर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेखक है एल्सवर्थ हटिंगन। एल्सवर्थ हटिंगन, इनकी बुक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपको ये मालूम ही है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसका मुख्यालय UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है, ये आपको मालूम है कि ये नैरोबी में है, नैरोबी केनिया में। अब थोड़ी और आगे बात करते हैं। जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 51A है। 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, उसमें यह भी कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। इसको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न पर्यावरण वाले सेगमेंट में तो आते ही आते हैं, पॉलिटी सेगमेंट में भी जरूर आते हैं। और क्योंकि DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी पर्यावरण की बात की गई है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पर्यावरण की बात की गई है, तो प्रश्न को मिक्स करके प्रश्न कठिन बनाए जाते हैं। अगर स्पष्टता नहीं होगी, सही तरीके से याद नहीं होगा, तो ये प्रश्न हर बार गलत होते हैं और हर बार आते हैं। अब बात करते हैं जो विभिन्न कमिटीज बनी हैं पर्यावरण से संबंधित और विभिन्न अधिनियम बने हैं। विभिन्न जो अधिनियम और जो एक्ट बने हैं,
उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने एक्ट देखा है वो जल के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए या निवारण के लिए बना था, जिसको 1974 में बनाया गया। उसके बाद जल के प्रदूषण के ऊपर, नियंत्रण के ऊपर, निवारण के ऊपर एक उपकर अधिनियम बना था 1977 में। उसके बाद वन के संरक्षण के लिए अधिनियम बना 1980 में। फिर पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिनियम बना 86 में। फिर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बना 87 में। फिर बायोडायवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए अधिनियम बना 2002 में। और फिर 2006 में SC ST के जो अधिकार है उसके लिए अधिनियम बना। 2017 में फिर अधिनियम बना वेटलैंड्स के ऊपर, उसे कंजर्वेशन के ऊपर, आर्द्र भूमि के ऊपर। मुख्य तौर पे पर्यावरण संबंधित जो अधिनियम है वो यही है। यानी 74 में जो अधिनियम बन रहा है वो पॉल्यूशन के ऊपर बन रहा है। किस पॉल्यूशन के ऊपर? वाटर पॉल्यूशन के ऊपर, जल प्रदूषण के ऊपर बढ़ रहा है। उसके निवारण के लिए और उसके नियंत्रण के लिए, यानी जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। और फिर इसको 1988 में संशोधित भी किया गया। फिर 1977 में फिर से जल प्रदूषण के ऊपर बन रहा है अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम। अस्सी में बन रहा है वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। 86 में बन रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 87 में जो अधिनियम बना है बेसिकली ये 1981 का संशोधन है, और जो था वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। मूल अधिनियम 1981, संशोधन 1987। 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट है, जैव विविधता अधिनियम। 2006 में अनुसूचित जो जनजाति है और जो अन्य परंपरागत जो वन निवासी हैं उनके ऊपर अधिनियम बन रहा है, यानी वन अधिकारियों को मान्यता दी गई है। और 2017 में
आर्द्र भूमि के संरक्षण प्रबंधन पर, वेटलैंड्स के। अधिनियम बन रहा है। इसके अलावा इस सेगमेंट में हम लोग को और क्या पढ़ना है, हम लोग को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ना है। बहुत से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए से रिलेटेड वो देखने हैं। साथ में जो विभिन्न संगठन गठित हुए हैं पर्यावरण से, उनको देखना है। जो विभिन्न कार्यक्रम गठित हुए हैं उनको देखना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स कब बना, उनको देखना है। उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण बना, उसको भी हमको जानना चाहिए। CSIR के बारे में हमें जानना है, WMO के बारे में हमें जानना है, और जो कुछ प्रश्न आए हैं उनके बारे में जानना है। अगर हम इन टॉपिक्स के जिन मुद्दों पर मैंने बात की उनको जान लें तो इस सेगमेंट से कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट में जो भी इससे संबंधित टॉपिक्स बचे हैं उसका हम डिस्कस करेंगे।